चैप्टर शुरू कर रहे हैं साइंस का। कौन सा नंबर का चैप्टर है ये चौथा चैप्टर है साइंस का, दहन और ज्वाला। तो दहन शब्द आ रहा है सबसे पहले। दहन क्या होता है? यह एक रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है या जलता है, तो इसी को ही हम दहन कहते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल, मतलब रासायनिक प्रक्रम एक केमिकल एक्टिविटी होती है। जब भी कोई चीज़ आपस में जलती है, घुलती है, मिलती है, तो केमिकल्स की आपस में ना अंतःक्रिया होती है जिससे कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब कि ऑक्सीजन के साथ वो घुल मिल के, ठीक है, ऊष्मा देता है, मतलब कि हीट देता है। हीट देता है ना, जब कोई भी चीज़ जलती है तो हीट ही देती है और कुछ देती है गर्मी। हाँ, ऊष्मा का मतलब गर्मी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं दहन। ठीक है। अब किस पदार्थ का दहन होता है? जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ। ठीक है, और जिसे ईंधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जलने वाली है वो दाह्य पदार्थ होते हैं। अब दहन के दौरान ऊष्मा के साथ और क्या उत्पन्न हो सकता है? ऊष्मा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है भाई। जब भी कोई चीज़ जलती है तो लाइट भी तो देती है ना, एक जो ज्वाला अथवा दीप्ति के रूप में होता है। ठीक है, या तो वो चीज़ जल रही होगी या उसमें कोई ऐसा प्रकाश होगा जो प्रकाश देगा। ठीक है, तो दहन के लिए आवश्यक क्या चीज़ है? वायु। वायु में ऑक्सीजन। ठीक है, ये आवश्यक है दहन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ज्वलन ताप। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे पहुंच के जब तुम कोई चीज़ जलाते हो तो तुमने देखा होगा कोई चीज़ तुरंत जल जाती है। ठीक है, जैसे तुम पेट्रोल जलाओगे तुरंत जल जाएगा, कागज़ जलाओगे वो भी तुरंत जल जाएगा, कोई चीज़ मोटा गत्ता जलाओगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा जलने में। ठीक है, कोई और चीज़ तुम लकड़ी जलाओगे वो और टाइम लेगी। ठीक है, और लोहा जलाओगे वो और टाइम लेगा। हाँ, लोहा जलता नहीं है, पिघल जाता है। ठीक है, मतलब समझ गए ना? तो इसे बोलते हैं न्यूनतम ताप। ठीक है, जहाँ पे वो जल जाए जाके उसको ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप। क्या कोई वस्तु दाह्य पदार्थ तब तक आग पकड़ सकता है जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो? ज्वलन ताप से कोई जलने वाली चीज़ तब तक जल सकती है जब तक उसका जलने वाला टेम्परेचर उससे नीचे हो। नहीं जल सकती भाई। जलने के लिए तो वो टेम्परेचर पहुंचना पड़ेगा ना। अगर लकड़ी को जलाने के लिए उतनी आग चाहिए तभी तो वो आग जलेगी। ठीक है, ज्वलन ताप उतना उस लकड़ी का होगा तभी तो वो लकड़ी जल पाएगी। अब कागज़ के लिए थोड़ा ज्वलन ताप चाहिए। ठीक है, और कापी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और पेन जलाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो नहीं जलेगी। कोई भी दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। ठीक है, ज्वलन ताप होना चाहिए जब तक वो अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, जब ज्वलन ताप पर पहुंच जाएगी तो जलने लग जाएगी। ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी कि अगर थोड़ी सी चिंगारी भी दी तब भी जल जाएगा, पूरी आग की ज़रूरत भी नहीं भाई। अब कई चीज़ को जलाने के लिए, अभी समझा रहा हूँ, कई चीज़ को जलाने के लिए पूरी खूब देर तक आग लगा के रखनी पड़ती है तब जाके वो जलती है ना। जैसे सर्दियों में तुम मोटी मोटी लकड़ियाँ जलाते होगे, पतली लकड़ी तो तुरंत जल जाती होगी, मोटी लकड़ियाँ टाइम लेती होंगी। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम हल्की सी चिंगारी दोगे तो ही जल जाएगी। जैसे तुम्हारे घर का चूल्हा, लाइटर से जलाते होगे तो एक हल्की सी चिंगारी तो होती है लाइटर में से जो निकलती है। लाइटर से जलाते चूल्हा या माचिस से? तुम किससे ज़्यादातर जलाते हो तुम्हारे घर में? लाइटर से ना। लाइटर से चिंगारी तो निकलती है थोड़ी सी। हाँ, तो इसी चीज़ को बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। तो जो गैस है ना उसके अंदर वो ज्वलनशील है बहुत। ठीक है, तो वही वो ज्वलनशील पदार्थ है।
पेट्रोल है, पेट्रोल पे तुम हल्की सी चिंगारी दे दो, ठीक है, उसको खूब देर तक आग लगाने की रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी चिंगारी दे दो, बक से जल जाएगा पूरा पेट्रोल, जल जाएगा कि नहीं। तो ये पेट्रोल भी ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जो ज्वलन ताप इनका बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर में ही जल जाते हैं। अब चिंगारी का ताप कितना होगा, बहुत कम, है ना, बहुत कम जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ज्वलनशील पदार्थों के कुछ उदाहरण, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पेट्रोल, पेट्रोल में हल्की सी चिंगारी लगाई पकड़ ली। एल्कोहल, ठीक है, जो अल्कोहल होती है वो भी ज्वलनशील होती है, पता है ना। दारू, दारू जला के देखी है तुमने कभी, हैं? जो एकदम प्योर होगी ना वो फटाफट जल जाएगी। इसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो मैंने तुम्हें बता ही दी, ठीक है। इस नहीं, वाइन भाई उसके सबसेट है, दा छोड़ो यार, ये तुम चक्करों में ना पड़ो। वाइन अलग चीज़ होती है, उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है थोड़ी। हाँ, होती शराब ही है, लेकिन शराब का एक प्रकार है वो, ठीक है, शराब का एक प्रकार है। अब छोड़ो ना यार तुम आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं क्या हैं। सबसे पहले तो भाई एक जलने के लिए एक ईंधन होना चाहिए। जो कोई चीज़ हम जलाएंगे उसे ईंधन ही तो बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हम जिस पे कार्य करेंगे वो चीज़ तो होनी चाहिए, काम किस पे करेंगे, तो ईंधन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, वायु, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर क्या होना चाहिए, ऊष्मा। पढ़ के आए हो क्या, पढ़ के आए हो ये, ठीक है। एक तो ईंधन होना चाहिए, फिर वायु, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए वायु होनी चाहिए, और ऊष्मा होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आग होनी चाहिए। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, ठीक है। अब तुम देखते होगे आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, जब हमें चाहिए नहीं होती है आग, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण हमें पाना होता है। अब बेफालतू में आग लग गई है, मान लो किसी का घर जल रहा है, तो उस पर नियंत्रण कैसे पाएँ, तो क्या करना पड़ेगा, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से किसी एक या अधिक को हटाकर करा जा सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ इसमें से हटा दो भाई, या तो ईंधन हटा दो, जो चीज़ जल रही है वो चीज़ हटा दो आग में से, ठीक है, या वायु काट दो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो। देखा होगा सिलेंडर आता है वो आग बुझाने वाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, कईयों में वो सफ़ेद पाउडर भी भरा रहता है। तो अगर डालते हैं ना आग के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस आ जाएगी तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो ऐसे करके आग बुझ जाती है, ठीक है भाई। कोई भी गैस आएगी उसको हटा के ही तो आएगी, है ना। हाँ, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से बुझा देती है, मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, तो इसीलिए या तो ये कर लो, और नहीं तो या तो ऊष्मा ही बंद कर दो, या तो आग जल रही है उसको ही बुझा दो कैसे भी करके, पानी डाल के, ठीक है। कई बार भाई अगर ज़्यादा आग में थोड़ा सा पानी डालोगे तो पानी में होता है H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा नहीं है बढ़ती है आग, कम होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन पानी ज़्यादा, उतना पानी डालना पड़ेगा जिससे उसका जो ज्वलन ताप है वो कम हो जाए। पानी क्या करता है, ताप ही को तो कम करता है ना। ठंडा होता है ना पानी, गर्म पानी डालोगे वो भी कितना गर्म होगा, कम ही करेगा, उस आग से तो कम ही होगा। तो पानी डाल दो, या कई बार बिजली वाली जगहों पे आग लगी होती है, वहाँ पे पानी डालोगे तो करंट आ जाएगा, मर जाओगे, है ना। तो वहाँ पे इसीलिए जो फायर फाइटर होते हैं, आग बुझाने वाले, वो बड़े हेलमेट लगा के, ग्लव्स पहन के, जूते वो रबड़ वाले पहन के तब वो बुझाते हैं, ताकि बिजली की जो सप्लाई है वो हमारे शरीर में ना आ सके, ठीक है। क्योंकि ये जो रबड़ होता है या जो
उनके ग्लव्स होते हैं रबड़ वाले, वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बैड कंडक्टर यानी कि उनके क्या कहते हैं, बिजली ना आर पार नहीं हो पाती, मतलब बिजली चल के नहीं जा पाती। मेटलिक चीज़ से ही बिजली और आग ये सारी चीज़ें जा पाती हैं, ठीक है। तभी तो किसी को करंट लगता है लकड़ी से, या तो छुड़ाते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं छूते हैं, ठीक है, हमें भी लग जाएगा। तो आग पर नियंत्रण ऐसे ऐसे पाया जा सकता है। बात समझ में आई तो हिलाओ अपनी मुंडी। आग उत्पन्न करने के लिए ये था। अब अग्निशामक का मुख्य कार्य क्या होता है? अग्निशामक वही होते हैं फायर फाइटर्स, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, आग बुझाने वाले अंकल। ये तो वो है ना, वो जो ऑफिस में लगे रहते हैं और आपको नहीं लगे। हाँ क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश को? हाँ, उसको यही बोलते हैं भाई, नहीं इंग्लिश में है फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अग्निशामक। यंत्र। हाँ, फायर फाइटर होते हैं अग्नि, उसका हिंदी का वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, या तो वायु का प्रवाह काट देता है, ठीक है, वायु का प्रवाह काट देगा, या तो सिलेंडर चलाएंगे तो, या ईंधन का ताप कम कर देगा, ठीक है, या दोनों कर देगा, ठीक है, या दोनों कर देगा। अब आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कैसे किया जाता है? पानी दाह्य पदार्थ को ठंडा करता है, ठीक है, जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से नीचे आ जाता है, यही मैंने बताया है तुम्हें। और जल वाष्प वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। अब जो जल जलेगा, आग में डालोगे तो वो भाप बनेगा, है ना, तो भाप बनेगा तो वो ऑक्सीजन को हटा के ही तो भाप बनेगा, तो ऑक्सीजन हटेगी पानी के भाप की वजह से, तो उसकी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट जाएगी, समझ गए। तो इन दोनों तरीके से पानी मदद करता है, इसीलिए हमेशा हम पानी से ही आग को बुझाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, जल्दी बुझ जाती है ना आग पानी से जल्दी किसी से बुझती है आग। जो हमारे मतलब कि अवेलेबल आसपास रिसोर्स है, सबसे इफेक्टिव पानी ही है, ठीक है। अब विद्युत उपकरणों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विद्युत उपकरणों में जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? हाँ हाँ, इसको साइंस की भाषा में तुम ऐसे बोलोगे कि जल जो होता है वो विद्युत का चालन कर सकता है, ठीक है, विद्युत चल के आ सकती है हमारे में, ठीक है, और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकता है, करंट मार देगा। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। विद्युत उपकरणों में विद्युत का चालन कर सकता है ये पानी। हाँ बस 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 बस। अब तेल और पेट्रोल में लगी आग के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है? पेट्रोल में भी अगर आग लगती है तब भी जल से नहीं बुझाने को प्राथमिकता दी जाती है। पता है क्यों? पता है, क्योंकि जल तेल से भारी होता है, तेल हल्का होता है, जल भारी होता है, तभी जल के ऊपर तेल डालते हो तुम तो तेल तैर जाता है ना, तेल तैर, क्योंकि तेल हल्का है, वो डूब नहीं पा रहा है ना। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है, पानी जो है तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर ही रहता है और जलता रहता है। तो हम पानी डालते रहेंगे, तेल ऊपर आता रहेगा, फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा है? तेल ऊपर आता रह रहा है, अब चाहे भाई तुम उसमें कितना ही पानी भर दो, तेल ऊपर आता रह रहा है, वो जलता ही रह रहा है, जलता ही रह रहा है, जलता ही रह रहा है कि नहीं? तो इसलिए भी अग्निशामक का इस्तेमाल करा जाता है। किसका? शामक। हाँ, अग्नि यंत्र भी बोल सकते हो भाई, अग्नि यंत्र गलत हो जाएगा, अग्निशामक बोलो। अग्नि यंत्र होगा अग्नि जलाने के लिए। विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी बिजली की चीज़ में आग लगे या किसमें आग लगे, पानी वाली चीज़ों में, मतलब पेट्रोल वाली चीज़ों में, ठीक है, तेल वाली चीज़ों में, जैसे बिजली वाली और पेट्रोल वाली, हाँ, तो इसमें ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। हाँ? हाँ, इसी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस पर ले जाके सिलेंडर खोल दो, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और आग बुझ जाएगी। नहीं, करंट कैसे लगेगा, पानी थोड़ा ना है, वो तो गैस है, ठीक है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित करती है, अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है, तो वो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, ठीक है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, ठीक है। भारी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है चारों तरफ, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर रह जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई, आग अंदर है, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, है ना, तो ऐसे बुझ जाती है आग, ठीक है। जब गैस स्टोव के नॉब को चालू करके उसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाई जाती है तो गैस तेजी से जलने लगती है, ठीक है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये बात। अब आगे सुनो, वह दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है, स्वतः। हाँ, आसान भाषा में भाई, कोई भी चीज़ अपने आप ही जल गई, अपने आप ही जल गई, अपने आप ही जल उठी भाई कोई चीज़, तो वो स्वतः दहन कहलाएगा। उसको जलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। भाई एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोयले की धूल का स्वतः दहन, जैसे कोयला होता है वो अपने आप ही, हाँ, ताकि गर्मी से आग ना लगे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा भाई एक फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस एक पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कमरे के तापमान पर ही हवा में जल उठता है, ठीक है, तो इसलिए भी उसको अलग रखा जाता है। अपने आप आग, जैसे सूर्य की गर्मी से जल जाए या तो, ठीक है, या बिजली गिरने से जल जाए, अपने आप ही। अब समझ में आ गया एग्जाम्पल, सूर्य की गर्मी और पड़ेगी और वो, हाँ, फॉस्फोरस भी, ठीक है। अब कोयले के खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई विनाशकारी आग लगी हैं, ठीक है। यह किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, यह स्वतः दहन का उदाहरण है। भाई कोयला उड़ रहा है, कोयले की धूल उड़ रही है, अब वो तो भाई बहुत हल्का सा है ना, तुरंत ही आग पकड़ लेगा, थोड़ी सी सूर्य की गर्मी पाके ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो इतना सा है, वो तो क्या ही कर लेगा भाई, धूल उड़ रही है पूरी, एक दूसरे से अटैच है, एक धूल का कण थोड़ा है, धूल के कितने सारे कण हैं तो आसमान में आग लग जाएगी। भाई। धूल किससे कनेक्ट है, धूल तो नीचे से ही उठ रही है, तो वो नीचे से ही तो पकड़ेगी आग, आग पकड़ लेगी नीचे भी, आग बढ़ जाएगी। जैसे चालन होता है ना करंट का, वैसे ही इसका भी चालन हो जाएगा आग का, है ना। अब पटाखे को जलाने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। विस्फोट, पटाखा विस्फोट ही तो होता है, यह अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है, फट जाता है वो एकदम से, ठीक है, पटाखा एकदम से फट जाता है ना, तो इस फटने को ही विस्फोट बोलते हैं, समझ गए। फट इसलिए जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, एकदम से चिंगारी लगते ही, ठीक है, एकदम से वो सोचता है तुरंत ही सब फट जाऊँ मैं, तो तुरंत फटने के चक्कर में वो फट से फट जाता है, तुरंत सारी आग पकड़ लेती है उसमें, ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेती है सारे पटाखे के एक एक बारूद के कण में, इसलिए तो वो सॉलिड नहीं होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है।
जो बारूद होता है, पाउडर होता है, सॉलिड नहीं होता है कि ऐसा ही टिकिया बना बना के पटाखे बना लिए, वो एकदम से फट नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, इसलिए ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे जो है वो वे पदार्थ जो जलने के दौरान वाष्पित होते हैं, वे क्या बनते हैं, वो क्या बनाते हैं, जो जलने के दौरान इवेपोरेट भी होते रहते हैं, वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। जब कोई चीज़ जलती है तो तुमने देखा है ना, आग हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही जाती है, नीचे नहीं जाती है। जैसे सामान कोई भी चीज़ गिरा हो, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता है। तो कोई भी चीज़ हल्की होती है ना, अगर वायु से एक तो हल्की होनी चाहिए वो, तब ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे वो हवा वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला, उसमें ऐसी गैस भरी जाती है हीलियम, जो हमारी वायु के जो पदार्थ हैं, नाइट्रोजन ये सब, उन सब से भी हल्की होती है, तो वो ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अब आग ऊपर इसलिए जलती है क्योंकि भाई कोई चीज़ जल रही है तो उसकी गैस ऊपर की तरफ ही तो जा रही है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता है आग को। ठीक है, या उसमें जो भी चीज़ जल रही है, जो भी गैस निकल रही है, वो गैस को भी पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे गैस ख़त्म हुई या जहाँ पे वो जलने वाली चीज़ ख़त्म हुई, वहीं तक वो जलता है, बाकी ख़त्म हो जाता है, वहीं तक आग उठती है। ठीक है, अगर तुम जितनी गैस दोगे ऊपर तक दोगे तो ऊपर तक चलेगा। ठीक है, अगर गैस बढ़ा दोगे, हाँ, तो इसीलिए कि भाई कोई भी चीज़ जल के हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है, तो ये ज्वाला का निर्माण करती है। ज्वाला, इसको ज्वाला लिखना है पेपर में भी तो कुछ लिखोगे, आग थोड़ा लिख दोगे, ज्वाला लिखो। ठीक है, हाँ, ज्वाला का मतलब आग, दहन का मतलब जलना, आग का मतलब आग ही है भाई, जलने का मतलब जलना है। ठीक है, क्या चारकोल जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है? चारकोल जो चीज़ होती है, जब वो जलता है ना तो वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि ये वाष्पित नहीं होता। जो ज्वाला क्या, ज्वाला उत्पन्न करता है, हाँ, तो ये उत्पन्न नहीं करता चारकोल तुम जब जलाओगे तो उसमें से क्या लपटें उठेंगी? लपटें नहीं उठेंगी। जैसे कोयला जलाते हो, कोयले में से लपटें उठती हैं? नहीं, क्योंकि वो वाष्पित नहीं होता। ठीक है, वाष्पित का मतलब होता है उसमें से एक तो कोई चीज़ गैस के रूप में या कोई वाष्प नहीं निकल रहा है, कोई भाप नहीं निकल रही है। ठीक है, तो भाप निकलेगी तो ही ज्वाला बनेगी। समझ गए? अब मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे भीतरी क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्र कैसा होता है? अब तुमने देखा होगा मोमबत्ती जब जलती है तो एक लौ में जलती है। ठीक है, उसकी जो ज्वाला होती है वो ध्यान से देखिए कभी तुमने। हाँ, तो सबसे पहले बारी बारी से हैं, कि जब भी मोमबत्तियां वो जलती है तो दिया कुछ भी, तो उसके ना जो लो है, लो के बिल्कुल टॉप वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है। हाँ, और नीचे वाला, अब भाई अब सुनो, तो जो सबसे बीच वाला होता है ना, सबसे भीतरी क्षेत्र, वो काला होता है, क्योंकि बिना जले मोम के वाष्प से युक्त होता है वो। ठीक है, और सबसे कम गर्म होता है। जो सबसे अंदर होता है ना, वो सबसे कम गर्म होता है, वो थोड़ा सा काला होता है। ये देखो, थोड़ा सा अंदर की साइड जो है ये काला होगा। वैसे तुम देखना, इसमें सही से पता नहीं चल पा रहा, वो काला होगा। ठीक है, सबसे नीचे होता है, मतलब सबसे अंदर, नीचे नहीं भाई, सबसे अंदर, जहाँ से आग बन रही है, उसका जो धागा निकला हुआ है ना मोमबत्ती का, वहीं तो आग बन रही है। तो जो सबसे अंदर का होता है वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, सबसे भीतरी क्षेत्र जो होता है उसका। अब इसके बाद मध्य क्षेत्र आता है ज्वाला का। ठीक है, मध्य भाग जो होता है ना उसका,
जो बीच में होता है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है, तो वो पीला होता है, ठीक है, और दीप्त होता है, और इसमें आंशिक दहन होता है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से जल नहीं रहा होता, ठीक है। बीच का जो इसमें होता है ना लौ, जो बीच में होती है, बीच में करके कोई चीज़ जलाओगे तो थोड़ा सा हल्का जलेगी, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके जलेगी, ठीक है। और जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जब भी कोई भी चीज़ जलाओ तो सबसे बाहर, सबसे जहाँ पे आग ख़त्म हो रही हो ना, वहीं रखो तो जल्दी जल जाएगी। तुम सोचते होगे सबसे बीच में रख देंगे तो सबसे जल्दी जल जाएगी, है ना। सबसे बीच में सबसे कम गर्म होती है, फिर बढ़ती जाती है बाहर की तरफ। ये सलाह क्यों दी जाती है कि अबे थम जा भाई, अभी यहाँ पे हैं, थम जा। मैंने अभी बता के शुरू करा था ना, इसलिए चुप रहो। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र ये नीला होता है, ठीक है, तुमने देखा ही है, और अदीप्त होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है, और यह सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है, यह सबसे गर्म होता है भाई। अंदर कम गर्म, फिर थोड़ा गर्म बीच में, फिर सबसे ज़्यादा गर्म बाहर, ठीक है, कम से ज़्यादा लेवल है, लेवल सबके निकलेंगे। सुनार, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो जब भी तुमने सुनार लोहार देखे होंगे ना, वो एकदम आग को ना, आग के एकदम ऊपर आखिरी वाले उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सबसे गर्म होता है, ठीक है। बाहरी क्षेत्र उपयोग करते हैं क्योंकि वो सबसे गर्म होता है, और ये ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। अब देखो, हमने चैप्टर शुरू करा था दहन क्या है ना। दहन होता है किसी भी चीज़ की जलने की प्रक्रिया, अभिक्रिया ऑक्सीजन से, है ना। अच्छा, वो चीज जो ऑक्सीजन से अंतःक्रिया करके जले, ठीक है, इंटरेक्शन करके। हाँ, अब ईंधन क्या होता है? ईंधन, दहन जिस चीज़ को जलाता है ना, कोई भी चीज़, वो ईंधन ही होती है, ठीक है। चाहे कोयला हो गया, चाहे कागज़ हो गया, चाहे तुम हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे कपड़ा हो गया, चाहे लत्ता हो गया, चाहे लकड़ी हो गई, चाहे कपड़ा हो गया, हाँ, मिट्टी का तेल हो गया, चाहे गैस हो गई का लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया जो जल रहा है ना, उसे ईंधन कहते हैं। अब ये घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। अब एक आदर्श ईंधन के क्या गुण होते हैं? एक अच्छा जो ईंधन होता है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वो सस्ता होना चाहिए। कोई भी चीज़ जला रहे हैं हमें जलाने के लिए चीज़ चाहिए, तो ला के तुम क्या कहते हैं, चंदन की लकड़ी थोड़ा जलाने लग जाओगे तो बहुत महंगी है, ठीक है। तो अच्छा ईंधन वो होगा जो एवं ही ख़राब हो रही है कोई चीज़, मान लो, ठीक है, जैसे लकड़ी है, वैसे तो ख़राब नहीं हो रही वो, लेकिन मान लो ऐसी छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको हम जला सकते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। उससे हम अपना खाना वगैरह पका सकते हैं, लेकिन उसको इसलिए प्रमोट नहीं करा जाता है क्योंकि वो धुआं भी देते हैं, धुआं होता है ना उससे, हाँ, धुआं देते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं, खाली इतना ही जान लो। फिर इसके बाद सहज उपलब्ध होने चाहिए, आसपास भाई अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि जा रहे हैं 100 किलोमीटर आगे से कोई जलाने की चीज़ ले लें, है ना, कि आज तो कोई सर्दियाँ हो रही हैं, आज कोई चीज़ जलाएंगे, तो आसपास की तो चीज़ जलाते हैं। तो आसपास होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और दहनशील होना चाहिए। ये नहीं है कि ले आए और जल ही नहीं रहा, इस साला फायदा ही क्या। ईंधन जलना भी जरूरी है, जलना मांगता है। इसका ऊष्मीय जो मान होता है वह उच्च होता है, और यह कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता जो हमें नहीं चाहिए। कौन सी लाइन? ईंधन क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ जो हमारे घर में उपयोग हो रही है या फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो चीज़ जो ऊष्मा,
ऊष्मा ऊर्जा के लिए, ठीक है, हीट एनर्जी के लिए, गर्मी पैदा हाँ गर्मी पैदा करने के लिए, ठीक है। तो उसी के स्रोत, होता है। हाँ उसी के स्रोत। अब गर्मी कौन कौन सी चीज़ें पैदा कर सकती हैं, कोई भी ले लो, लकड़ी, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ईंधन, जो भी चीज़ जले ईंधन है, ठीक है। अब एक अच्छा ईंधन, आदर्श ईंधन के क्या गुण होते हैं भाई, वह सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला होना चाहिए और आसानी से जलने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। या और भैया अभी तो आपने बता दिया जो चीज जल जाती है और जो चीज नहीं जलती वो चीज़ फिर ईंधन नहीं है। जैसे ये टाइल है, ईंट है, ये ईंधन नहीं है। ईंट में सोच रहा हूँ जलेगी कैसे, जलती हुई दिखेगी कैसे? नहीं जलेगी भाई, जलेगी ही नहीं, ईंधन नहीं है ना ये ज्वलनशील नहीं है। मिट्टी की है ना भैया? हाँ मिट्टी की है, तो मिट्टी के जलती है। हाँ ज्वलनशील नहीं है, ठीक है। तो जो चीज नहीं जलती उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, ज्वलनशील नहीं है ये। जो चीज़ जलती है उसको ज्वलनशील बोलते हैं। अब किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा, अगर मान लो 1 किलो, हमने 1 किलोग्राम लकड़ी ली, उसका हमने पूर्ण दहन करा, तो जला के प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। तो ये जो हीट जो हमें मिलेगी लकड़ी को जला के, तो उसको नापेंगे कैसे, हीट नापनी भी तो पड़ेगी ना, कि भाई कितनी हीट बनी। कोई भी चीज़ नाप सकते हैं ना हम, भाई दिमागदार है हम इंसान, कोई भी चीज़ जो बन रही है उसको हम नाप तोल सकते हैं। तो इसको किस में नापा जाता है, इसको नापा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, कैलोरी मान, ठीक है, ऊष्मीय मान भी कह सकते हो, ठीक है, ऊष्मीय मान, प्रति किलोग्राम, ऊष्मीय मान या कैलोरी मान, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो इसको, कैलोरी मान, कैलोरी मान। हाँ। अब ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक से व्यक्त करा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, कि कितने जूल एनर्जी हर किलोग्राम में मिली, ठीक है, जूल में नापा जाता है, ठीक है, किलो जूल में, समझ गए, ये यूनिट है याद करने की, ठीक है। अब ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरीके से जल नहीं रही है ना, तो वो एक विषैली गैस छोड़ती है, जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है सर्दियों में कुछ लोग बंद कमरे में कोयला जलाते हैं तो ये मर जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि बेहोश हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है ना, पूरा कोयला तो पूरा जल नहीं रहा है एक बार में, तो धीरे धीरे जल रहा है। आप समझो भाई, मैं बता रहा हूँ, जब वो गैस छोड़ रहा है तो वो हमारे दिमाग में क्या करता है, हमारे दिमाग को बेहोश कर देता है, तो हम सो जाते हैं, और ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई, तो हम मर जाते हैं, ठीक है। सुबह देखते हैं भाई बंदा मरा पड़ा है, ठीक है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। बंद कमरे में कोयला जलाना क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि इससे उत्पन्न कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बन सकती है, ठीक है। अबे यही तो अभी समझाया, ऑक्सीजन कट जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारे दिमाग को स्लो कर देती है, हम सांस, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, जब हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, तो वो हमारे दिमाग में भी जाएगी, ठीक है, तो हमारे दिमाग को कर देगी बेहोश, तो हम चाह के भी नहीं उठ पाएंगे, मतलब चाह ही नहीं पाएंगे, हम नींद में चले जाएंगे, क्योंकि दिमाग तो बंद हो गया है। अब मान लो खूब सारी इकट्ठी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में, है ना, तो ऑक्सीजन सारी ख़त्म ऑक्सीजन। अब हमें ज़िंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए, जो कि ख़त्म हो गई, हमारा दिमाग भी सोया पड़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, तो क्या करेंगे, मर जाएंगे भाई। क्या करूं मैं, मर जाऊं, तो मर जाओ, क्योंकि
कार्बन मोनोऑक्साइड से दिमाग सो गया है, हम उठ के बाहर भी नहीं जा सकते, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, मरना ही पड़ेगा। अबे दिमाग सो गया है ना, दिमाग बेहोश हो गया है, दिमाग बेहोश कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरे खून से पूरे शरीर में सप्लाई हो रही है ना, तो दिमाग में भी जा रही है, दिमाग को कर दिया बेहोश। समझ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दिमाग बेहोश हो गया। समझ गए? इतना स्लो समझते हैं। अब अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाँ, पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है जो विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं। तो हम एक दिन मैंने तुम्हें ये समझाया भी था, हमारे पृथ्वी का एक टेम्परेचर है, ठीक है। अब जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, उस 50 डिग्री मान लिया, ठीक है, 50 डिग्री है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड खूब गैस निकाल रहे हैं लोग, खूब जला रहे हैं चीज़ें, ठीक है, खूब प्रदूषण कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कहीं का 55 हो गया, कहीं का 60 हो गया, कहीं का 65 हो गया, कहीं का मान लो थोड़ा सा कम भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे बढ़ ही रहा है, ठीक है। एक दो अगर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो मान लो पूरी पृथ्वी का हमने सारे को निकाल के डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। तो मान लो पहले 50 हुआ करता था, अब हो गया 52, ठीक है। अब ये 52 पूरे दुनिया का बढ़ा है। 2 डिग्री तुम्हें देखने में लग रहा होगा बस 2 ही तो है, लेकिन वो पूरी पृथ्वी का 2 डिग्री है, ठीक है। पूरी पृथ्वी में खाली 50 डिग्री है, और उसका अगर तुम इकट्ठे कर दो तो वो कितनी गर्म हो जाएगी, है ना। एक जगह ले आओ जो पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है 50 डिग्री, उसको तुम एक जगह ले आओ तो वो तो कुछ भी जला देगा, है ना। तो वैसे ही 2 डिग्री पूरी पृथ्वी का है, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो बस फैल गया है। तो हमें थोड़ा थोड़ा अगर वो बढ़ता जाएगा तो हम भाई गर्मी लगेगी, हमें गर्मी आएंगी तो हम धीरे धीरे एक इस साल थोड़ी कम गर्मी है, फिर मान लो अगले साल और एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, औसत तापमान बढ़ गया, तो भाई अगले साल और गर्मी लगेगी, फिर और लगेगी, फिर ऐसी मान लो गर्मी आ जाएगी कि 70 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर, तो भाई इतना हम झेल ही नहीं पाएंगे। अब इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे हम, तो हम मर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो पर्यावरण को बचाने की बात करी जाती है, समझ रहे हो, और कम से कम प्रदूषण फैलाने का, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं, ठीक है। अब कोयले और डीजल के दहन से कौन सी दमघोटू और संक्षारक गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है भाई, ठीक है। जब कोयला और डीजल जलता है ना, तो दम घोटने वाली गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये दम घोटती है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। हाँ, अब कभी कुछ पढ़ना भी होता है, कुछ पढ़ के भी समझ में आता है, सुन के ही नहीं। अब पेट्रोल इंजन कौन सी गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं? नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड, ठीक है। जो पेट्रोल जो होते हैं ना, इंजन जो हमारी गाड़ियों में लगे रहते हैं, ईंधन नहीं इंजन, वो भी तो भाई पेट्रोल भी तो जल रहा है, जल ही तो रहा है गाड़ी में, तभी तो वो हीट दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, तभी तो गाड़ी चल पा रही है, ऊष्मा ऊर्जा की वजह से, ठीक है। तो ये किसकी वजह से जल रहा है?
ज़्यादातर वो नाइट्रोजन लेता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन भी जलाते, तो जो छोड़ता है जल के, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मान लो। ये भैया सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलती, कैसे बनती, कैसे ये? भाई ये बनती कैसे, ये कैसी बात है? सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रण से बनती है, ठीक है। अब ये कंपाउंड होते हैं भाई, ये हानिकारक होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। अब ये कोई चीज़ होती ही है तो उसको कैसे बताया जा सकता है? अब भाई तुम हो तो अब मैं तुम पूछ लूँ तुम क्या हो, तो तुम उसको चीर फाड़ उसकी कर सकते हो कि मैं भाई 1-206 हड्डियाँ हैं मेरे अंदर, ठीक है, और ऐसे ही सल्फर के बारे में भी जाना जा सकता है। अच्छा, मतलब वो जो लैब में देखता हूँ कि कुछ केमिकलों का मिला, हाँ, 118 तरह के होते हैं। केमिकल। हाँ, केमिकल नहीं, उनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, पदार्थ, एलिमेंट बोलना तो ज़्यादा, एलिमेंट बोलना ज़्यादा सही है। हाँ, ऐसी कौन सी वो एलिमेंट या केमिकल जो जिनको मिलाना नहीं चाहिए, जो ऐसे? अबे ये यूट्यूब में मत घुसा दिया करो, यहाँ पे मिलाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ तुम ऐसी जो मिलाओगे जिससे रिएक्शन होगी खतरनाक वाली, तो वो चीज़ नहीं मिलानी चाहिए भाई। छींटे आ जाएंगे तुम्हारे मुंह पे, कोई चीज़ तुम मिलाओगे, अब तुम ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दोगे, ठीक है, तो भी छींटा आ जाएगा मुंह पे, या गरम तेल में तुम पानी डाल के देख लेना, ठीक है। जाते हो ना एक्सपेरिमेंट करना, तो या तो गर्म पानी में तेल डालना या उबले हुए पानी में तेल डालना। ऐसा तेल मारेगा ना मुंह पे, पूरा मुंह जल जाएगा, समझ गए? तो यही होता है एक्सपेरिमेंट, यही मतलब होती हैं चीज़ें जो तुम बकवास कर रहे हो यूट्यूब वाली। अम्ल वर्षा क्या होती है? एसिड रेन। और ये कैसे बनती है अम्ल वर्षा? अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अब हमारे जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, हमने डीजल या वो सब चीज़ें जलाई तो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, जो कि खतरनाक है, दम घोटू गैस कहा जाता है ना इसे, तो निकली। अब वो गई आसमान में बादल है, बादल कैसे बने? भापों से, पानी से मिलके बने, ठीक है। तो वो उसके साथ मिल गई गैस, तो अब भाई वो भी तो बरसेगी, पानी के साथ मिलके वो भी तो बरसेगी। अब तो भाई जो मिल गई है ना, अब वो एसिड बन गई है, पानी से मिल गई है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड, तो अब वो एसिड बन गई है। तो जब वो गिरेगी ना, तो पानी नहीं गिर रहा है ना प्योर, अब तो गैस के साथ मिला हुआ पानी गिर रहा है, तो एसिड गिर रहा है। इसी को ही हम अम्ल वर्षा बोलते हैं, अम्ल। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, अम्ल। तो ये ऐसे ही बनती है, एकदम समझ में आ गया ना? एकदम ऐसे तो कोई समझाएगा भी नहीं भाई। तो वर्षा जल में घुलकर मिल जाती है और बरसने, तो ऐसे ही अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। सल्फर नाइट्रोजन कहाँ लिखा है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड बोल लो या मोनोऑक्साइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। अब संपीड़ित, वही बात, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, भाई वही बात है। ये कहाँ होती है भाई? ये ऑटोमोबाइल गाड़ियों में, ठीक है, डीजल और पेट्रोल के स्थान पर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, समझ गए? तो किस ईंधन का उपयोग, हाँ, तो ये जो होता है इसके उपयोग से पेट्रोल के स्थान पर करा जाता है, तो ये पूरी तरीके से जल जाती है, ये ज़्यादा कोई गैस वगैरह नहीं छोड़ती है, जो गैस छोड़ के प्रदूषण करे ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लीन ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल के स्थान पर जलती है, ईंधन का उपयोग प्रदूषण के कम करने में भी सहायक है इसका।
अब सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है? क्योंकि सीएनजी हानिकारक उत्पादों को बहुत कम मात्रा में उत्पन्न और करती ये है। सस्ते में भी आता है ना? ऐसा नहीं है भाई, वो कोई चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो वो अपने आप ही सस्ती हो जाएगी, उससे बहुत कम होगी उसको इस्तेमाल करने वाले भी ज़्यादा होंगे तो महंगी बिकेगी भाई। ठीक है, तो सीएनजी हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता है, पूरे तरीके से जल जाता है वो। ठीक है, ज़्यादा धुआं नहीं देता है। ठीक है, अब कागज़ का कप जिसमें पानी रखा हो, ठीक है, कोई कागज़ का कप है जिसमें पानी रखा हो, उसे गर्म करने पर वह क्यों नहीं जलता? बताओ। क्योंकि कागज़ को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ठीक है, जल में चली जाती है, जिससे कागज़ का ताप उसको जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। जब भी तुम किसी मैंने जलाया तो है नहीं, पर कागज का कप हाँ तो कभी जला के देखना, जब कोई कागज़ का तुम कप जलाओगे जो कि थोड़ा सा मतलब गीला भी हो गया हो, तो वो जो है, जो अपनी ताप है ना, जो जिससे हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके ताप स्तर तक, क्या बोलते थे उसे? ताप। अरे यार ताप। तो कागज़ को दी गई ऊष्मा पानी में चली जाएगी। ठीक है, हमने कागज़ को दी लेकिन वो चली गई पानी में। ठीक है, तो ऐसे पानी में जाती जा रही, कागज़ जल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ज्वलन ताप तक नहीं, हाँ ज्वलन ताप बोलते हैं उसे। ठीक है, ज्वलन ताप नहीं पहुंच पा रहा है। ज्वलन ताप किसे बोलते हैं? ज्वलन ताप किसे बोलते हैं? किसी से जलने वाले वो जलने वाली चीज को ज्वलन ताप कहते हैं। इसे तो ईंधन कहते हैं। नहीं तो जिस चीज को जितना जलने के लिए उतना तापमान चाहिए होता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। हाँ, जिस ताप पे कोई चीज़ जल जाए। ठीक है, अब कोई चीज़ मान लो 100 डिग्री पे जल जाएगी, कोई 200 डिग्री पे पहुंच के जलेगी। ठीक है, अब कोई चिंगारी होगी, वो तो भाई कितना भी टेम्परेचर नहीं चाहिए उसे, खाली चिंगारी चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री पे भी जल जाएगी, है ना। अब इसके बाद माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती, लेकिन उसे बॉक्स के किनारे पर रगड़ने से वह जल उठती है। माचिस जब जलती है अपने आप क्यों नहीं उसका बारूद जल जाता? तो जब हम कोई चीज़ रगड़ते हैं, माचिस, हाँ घर्षण जब पैदा होता है तो ऊष्मा पैदा होती है, ये भी बताया था ना, इसलिए वो चैप्टर पहले पढ़ा था ताकि तुम्हें घर्षण पता हो। कोई भी चीज़ घर्षण हो रही है तो गर्म भी तो हो रही है ना। ऊष्मा के कारण माचिस की तीली का ताप बढ़ जाता है। माचिस की तीली का ताप बढ़ जा रहा है ना, तापीय बल उसका बढ़ता जा रहा है घिसने से, एक बार घिसा बढ़ गया। ठीक है, तो इसी वजह से तीली का ताप उसको जलन ताप तक पहुंच गया, बढ़ गया, और तिल्ली जल उठी। समझ गई तिल्ली कैसे जलती है? ऐसे कभी सोचा था? तिल्ली तो तूने ज़िंदगी भर जलाई, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा तिल्ली जलती कैसे। समझ में आया कि घर्षण के कारण, ऊष्मा के कारण, ताप के कारण, उसको जब अपने तापीय बल तक पहुंच जा रही है तब वो जल जा रही है। ठीक है, अब हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। भोजन हमें एनर्जी देता है, हमारी शरीर गर्म रहती है ना, तभी तो ईंधन भी कोई भी चीज़ गर्म करता है ना। ठीक है, तो ईंधन दे रही है लगातार, तभी हम गर्म रहते हैं, गर्म। ठीक है, अब सर्दियों में किसी आदमी को ठंडे ठंडे हाथ से छूने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, अपने हाथ गर्म कर लेने। भाई साहब जब तुम आओगे ना सर्दियों में तो मैं अपने हाथ तुम्हारे से ही गर्म करा करूँ। ठीक है, ठंडे ठंडे हाथ। यही रहेगी पनिशमेंट। जब भी तुम कोई गलती करोगे ना, 5 मिनट ठंडे वाले हाथ कहीं गर्म यहाँ पे। ठीक, गले में ठंडी शुरू है। अब सुनो आगे। तो भोजन हमारे लिए ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए। अब शरीर में भोजन का दहन कैसे होता है?
शरीर में भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन के साथ वो, ऑक्सीजन है ना हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन तो लेते हैं, तो उसके साथ ही वो अभिक्रिया करता है, एक्टिविटीज़ करता है आपस में, ठीक है। और भाई चीज़ों को आपस में तोड़ता है, तो इस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तोड़ने से, घिसने से, रगड़ने से ऊष्मा, घर्षण से ही तो उत्पन्न होगी। तो ऐसे अब ये बताओ, क्या सूर्य में होने वाली ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति एक प्रकार का दहन है? शायद हाँ। नहीं, ये प्रकार दहन नहीं है, क्योंकि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। दहन नहीं हो रहा है भाई। दहन कब होता है? जब कोई चीज़ जलने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है, ऑक्सीजन, ईंधन और जल जाएगा वो चीज़। ताप, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और इन सब चीज़ों से नहीं जल रहा है। वो अभी हमने सुना भी था ना उससे, वो बता रही थी, क्या बता रही थी कि वो सूरज के अंदर ही है और आपस में ही वो नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक और गैस बताया था ना, हीलियम, हीलियम। इससे क्या कहते हैं, मतलब वो नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा वो जलता है, ठीक है, समझ गए। इसलिए ये दहन नहीं है। दहन के लिए खाली वही चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। जंगलों में आग लगने का एक प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? अब जंगल में अपने आप आग लग जाती है, तो ये स्वतः, वो हमने पढ़ा था ना, स्वतः सुना होगा ना तुमने भी। तो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वैसे ही लग जाती है, उसका तापीय स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में अत्यधिक गर्मी या आकाशीय बिजली गिरना, या तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, ठीक है, सूख गई हैं सारी चीज़ें, तुरंत चिंगारी पकड़ती है, आग पकड़ लेगा, ठीक है। या तो बिजली गिर गई हो, बिजली गिरने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस चीज़ में और आग पकड़ लेगी, समझ गए। फिर आधुनिक निरापद सेफ्टी माचिस के सिरे पर कौन से रसायन लगे होते हैं? केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा रहता है, ठीक है। आधुनिक निरापद सेफ्टी माचिस के सिरे पर, माचिस का जो बारूद होता है ना ऊपर गोल सा, उस पे लिखा लगा रहता है क्या? हंस कर रहे हो फिर भी? अरे यार बता देता हूँ मैं, कुछ कहता थोड़ी। लैब में जो चीजें रखी हुई थी ना, उन चीजों को गलत चीजें मिक्स करने लगा तो भाई ठीक है, अब सुनो, तो उस पर मिली रहती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, और पोटेशियम क्लोरेट, ये पेपर में आ सकता है, ये तुम काफ़ी इसमें लिखा होगा, याद कर लेना, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है, जिस पे हम रगड़ते हैं माचिस का? पिसा हुआ कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस, कांच बहुत बारीक बारीक टुकड़े उसके, ठीक है, और फास्फोरस, जिससे घर्षण तेजी से हो भाई, कांच में रगड़ा तेजी से हो भाई, घर्षण होगा तो ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगी ना, बस। पिसा हुआ कांच और थोड़ा सा फास्फोरस। अब ईंधन दक्षता, फुल एफिशिएंसी को किस पद में व्यक्त किया जाता है? ईंधन दक्षता को उसके ऊष्मीय मान, कैलोरी मान, हमने पढ़ाई था, ठीक है, कैलोरी मान के पद में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एलपीजी का ऊष्मीय मान, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है ना, एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो लकड़ी से बेहतर क्यों होता है? क्योंकि भाई एलपीजी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन दक्षता, तो वो ज़्यादा हमें गर्मी देती है गैस,
एलपीजी गैस ज़्यादा तेज़ गर्मी देती है, ठीक है। हर 1 किलो अगर हम गैस जलाएंगे तो वो ज़्यादा गर्मी देगी, बजाय अगर हम 1 किलो लकड़ी जलाएंगे उसके, ठीक है। 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो थोड़ी गर्मी मिलेगी हमें, वहीं अगर 1 किलो एलपीजी गैस जलाएंगे तो बहुत सारी देगी, समझ गए। यही होती है ईंधन दक्षता। सारी चीज़ बराबर गर्मी नहीं देती, समझी। कि अगर तुम 1 किलो कागज़ भी जला रहे हो तो भी वो इतनी दे रही है, और 1 किलो तेल जला रहे हो वो भी उतना ही दे रहा है, ज़्यादा कम देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा देती है वो ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा दक्षता है उसकी, ठीक है। तो एलपीजी देता है हमें 1 किलो पे 55,000 कैलोरी जूल, ठीक है। और लकड़ी देती है केवल 1 किलो जलाने पे 17,000 से 22,000 तक, ठीक है। क्या ये उष्मा? हाँ, किलो जूल कैलोरी जूल में देती है, ठीक है। तो ये बहुत अधिक होता है एलपीजी, और धुआं और राख भी नहीं छोड़ता, धुआं और राख भी नहीं छोड़ता। यदि किसी प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन को पूरी तरीके से जलाया गया और उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल मापी गई, तो ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा। तो भाई 1 किलो जलाने के लिए हम निकालते हैं ना, 1 किलो पे कितनी किलो कैलोरी जूल उसने एनर्जी दी, है ना। तो हम कैलोरी जूल को डिवाइड कर देंगे किलो उससे, तो 1 का आ जाएगा ना। तो 1,80,000 को तुम 4.5 से डिवाइड कर दोगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 40,000 किलो जूल 1 किलो पे देगा, ठीक है। अब अम्ल वर्षा किन चीज़ों के लिए हानिकारक है। तो यह भाई अम्ल भाई एसिड है, कोई भी चीज़, अब वो बारिश होगी फसल के लिए होगी, भवनों को नुकसान पहुंचाएगी। भाई जैसे ताजमहल है संगमरमर पत्थर से बना है, उस पर एसिड गिरेगा तो पत्थर घिसेगा नहीं, घिसेगा ना, कम हो जाएगा। और भाई मिट्टी के लिए भी, मिट्टी हमारी अच्छी खासी है प्योर, उसमें एसिड तुम मिला दे रहे हो, एसिड ड्रेन की वजह से, तो मिट्टी बर्बाद बंजर नहीं हो जाएगी। फिर अब क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। जब जंग लगती है लोहे पे तो उसको दहन कह सकते हैं हम? नहीं, क्यों? क्योंकि जंग लगना एक बहुत धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश एक साथ उत्पन्न नहीं होते। ऊष्मा भी होना चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, ठीक है। बेशक ऑक्सीजन से वो कर रहा है, लेकिन भाई प्रकाश और वो तो नहीं हो रहा ना। जंग लगती है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन में जो नमी है ना उसकी वजह से जंग लगती है, समझ गए। अब किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, इन तीनों में से बताना है। गाय का गोबर, लकड़ी, पेट्रोल या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये तुरंत पकड़ लेगा ऊष्मीय मान, मतलब इस पर तुम हल्की सी भी चिंगारी दोगे ना तुरंत पकड़ लेगा। हाँ, और लकड़ी फिर है पेट्रोल, ठीक है, फिर है गाय का गोबर, फिर है लकड़ी, ठीक है। लकड़ी को तुम्हें थोड़ा सा जला के रखना पड़ेगा जब तक वो तापीय मान तक ना पहुंच पाए, ठीक है। अब मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है, जो उस पर फ्लेम जल रही होती है, आग जल रही होती है, वो दीप्त क्षेत्र यानी जहाँ पे आग जल रही होती है उसको बोलते हैं दीप्त क्षेत्र, ठीक है। ल्यूमिनस जोन में एक कांच की प्लेट रखने पर उस पर एक वृत्ताकार काला वलय क्यों बन जाता है। तो अगर कोई कांच की प्लेट रख दोगे ना उसके ऊपर, लौ के ऊपर, तो एक काला सा गोल घेरा सा बन जाएगा। करके देखा है कभी? करके देखा ना। कांच का रख लेना या किसी ऐसी चीज़ का रख लेना जो जले ना, ठीक है। कांच नहीं जलता तो यह वलय दीप्त क्षेत्र में मौजूद बिना जले कार्बन करोड़ कणों के जमाव को इंगित करता है। तो उसके जो आसपास घेरा जम गया है ना उसके ऊपर हमने कोई चीज़ रख दी है, तो जो मोमबत्ती जला के फेंक रही है ना हवा में गैस जो भी वो दे रही है, तो उसके जो कार्बन के कण है ना काले काले, वही इकट्ठे हो गए चिपक गए वहाँ पे चारों तरफ बराबर से, ठीक है। तो इसीलिए
ये वृत्ताकार काला वलय बन जाता है। अब लास्ट पॉइंट ये हो सकता है इस चैप्टर का कि लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करने के क्या दुष्प्रभाव हैं। तो भाई लकड़ी का हम प्रयोग अब इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके दुष्प्रभाव है, हानिकारक है ये, क्योंकि इससे बहुत अधिक धुआं निकलता है। एक तो भाई धुआं इतना दुनिया भर का देती है, ठीक है, जिससे प्रदूषण होगा, हाँ ठीक है, और सांस की दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और भाई समस्या उत्पन्न होगी जिसकी वजह से। और पेड़ों की कटाई से भाई लकड़ी के कैसे मिलेगी, जंगलों को काटना पड़ेगा, वन उन्मूलन होगा, है ना। तो भाई एक तो हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, ऊपर से वहाँ से जो ठीक करने के लिए पेड़ थे उसे, वो पेड़ को और मार दे रहे हैं, तो हमारे वही बढ़ जाएगा ना भाई, बढ़ जाएगा ना। ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी तरीके से हमने ये दहन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।